हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मैंने सुने अपना कार्यक्रम अपराजिता। कार्यक्रम अपराजिता में आप सभी श्रोता सखियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आज कार्यक्रम के साथ आपकी रेडियो सखी मैं सीमा और मैं सोनिका। सखियों नमस्कार। सीमा जी, ये सच है कि जीवन के हर रंग, खुशी, दुख, आशा, क्रोध, क्षमा, प्यार का अपना अलग ही महत्व है और वे सब मिलकर के हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ सोनिका, यदि जीवन में त्योहार उत्सव बीच में अगर आ जाते हैं ना, तो जीवन की निरस्ता भी दूर हो जाती है। बिल्कुल। और हम सभी खुशियों की ओर चलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्सव की तैयारी 2-3 दिन पहले से ही हम लोग शुरू हो जाते हैं करने में। और ऐसे में हम सब के जो जीवन के जो गम है ना, वो पीछे कहीं छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जनवरी माह में कुछ दिन पहले सकट चौथ आया था ना, और आज के दिन लोहड़ी है, जो कि पंजाब में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। और देखिए, आज के दिन नई फसल का स्वागत तो हम करते ही हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आए। बिल्कुल। और लोहड़ी देखो मुख्य रूप से रबी की फसल की कटाई की खुशी और सर्दियों के अंत का प्रतीक है, जिसे किसान अच्छी पैदावार के लिए सूर्य देव और अग्नि देव को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। और साथ साथ किसान से ही हम सबका जीवन है, तो हम सब भी खुशी में आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही बात। और देखिए, आज के दिन पंजाबी जो भाई बहन होते हैं ना, भंगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, मूंगफली खाते हैं और बांटते भी हैं, पता है? हाँ सोनिका, और मेरे बगल में ना एक पड़ोसी है, मैंने देखा है कि पंजाबी हैं, तो नवजात शिशु के आने या नवजात विवाहित जोड़े का भी लोहड़ी में विशेष रूप से वो स्वागत करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, गुड़ की बालियां, मक्का, तिल, मूंगफली बांटते हैं। और पता है, सास जो होती है ना, बहू को कुछ उपहार भी देती है। क्या बात है। और देखिए, आने वाले त्योहार में मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, यानी देश का कोना कोना उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। और तो और खाने में भी मक्के की रोटी, सरसों का साग, और उस पे जो रोटी पे जो घी लगा होता है, कितना मजेदार लगता है। मक्खन और घी लगा तो मजा आ जाती है। वास्तव में देखो, उत्सव में खाने का स्वाद ही सभी को एकजुट करता है। और पता है, आज के दिन अलाव के चारों ओर पंजाबी परिवार लोहड़ी में एकजुट होकर घेरा बनाकर पारंपरिक लोकगीतों पर झूमते, नाचते और ढोल बजाते हैं। और तो और नए अनाज की फेरी लगाते वक्त अग्नि को उसे समर्पित करते हैं। और ये उत्सव जीवन में खुशी के रंग बिखेरने का प्रतीक भी है। बिल्कुल। तो चलो, पर्व की खुशी में हम भी गीत की मिठास घोलते हैं। कौन सा गीत भाई? चलो सुनते हैं। सोनिका, आज हम सभी खुश हैं, आज़ाद हैं, तभी देखो उत्सव के रंग है। और पता है, स्वतंत्रता की लड़ाई में जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी ना, उनमें योद्धा महिलाएं भी थीं, जिन्होंने सिख धर्म और पंजाब की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है उनकी साहस और त्याग की कहानियाँ, जो इतिहास के पन्नों के गवाह के रूप में हम सभी को देश के प्रति प्रेम के प्रति प्रोत्साहित करती है। तो हम भी कुछ ऐसी जानकारी अपनी सखियों को क्यों ना दे दें? वो क्या जानकारी दे रही हैं, कौन दे रही हैं? चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी, विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र एवं एसोसिएट एनसीसी अधिकारी नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ, आज आप सबके समक्ष भारतीय इतिहास की एक ऐसी परंपरा का स्मरण करने जा रही हूँ, जिसने राष्ट्र चेतना को नारी शक्ति से जोड़ दिया। आज की वार्ता का विषय है भारतीय इतिहास में पंजाब की वीरांगनाएं। इतिहास जब भी लिखा गया, अधिकांशतः युद्धों
राजाओं और सेनाओं के माध्यम से लिखा गया, किंतु यदि इतिहास को संवेदना के साथ सुना जाए तो उसमें स्त्रियों का एक सशक्त और निर्णायक स्वर भी सुनाई देता है। उसमें स्त्रियों की दृढ़ आवाज भी गूंजती है। पंजाब की धरती केवल रणभूमि नहीं रही, वो चेतना की प्रयोगशाला रही है। पंजाब की धरती केवल वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की भी भूमि रही है। यहाँ की स्त्रियां केवल घरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि धर्म, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा में नेतृत्व करती दिखाई देती हैं। यहाँ स्त्री केवल संघर्ष की साक्षी नहीं, बल्कि उसकी दिशा निर्धारक भी रही है। इस संदर्भ में स्मरण हो आता है सिख इतिहास की अमर वीरांगना माई भागो का। माई भागो वो विलक्षण वीरांगना है जिनका जीवन नारी शौर्य, नैतिक नेतृत्व और धर्म निष्ठा का उज्जवल उदाहरण है। उनका नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मबल जगाने वाली नेतृत्वकारी स्त्री के रूप में स्मरण किया जाता है। माई भागो का जन्म 17वीं शताब्दी में पंजाब के माजहा क्षेत्र में हुआ। वे आरंभ से ही साहसी, तेजस्वी और धर्मपरायण थीं। उस काल में मुगल अत्याचार अपने चरम पर था और सिख समुदाय निरंतर संघर्ष की अवस्था में था। ऐसे समय में जब अनेक पुरुष भी भयभीत हो उठते थे, माई भागो ने कर्तव्य और आत्मसम्मान का मार्ग चुना। 1704-5 के कठिन दौर में जब आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के बाद 40 सिख योद्धा, जिन्हें 40 मुक्ते कहा जाता है, युद्ध भूमि छोड़कर लौट आए, तब माई भागो ने उन्हें कायरता का दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरु का साथ छोड़ना धर्म से विमुख होना है। ये केवल फटकार नहीं थी, ये नैतिक पुनर्जागरण था। उनके ओजस्वी शब्दों से प्रेरित होकर वे 40 योद्धा पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए और इस बार नेतृत्व एक स्त्री के हाथों में था। माई भागो ने पुरुष वेश धारण किया, अस्त्र शस्त्र संभाले और इन योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए मुगल सेना का सामना किया। ये ऐतिहासिक संघर्ष खिदराने की ढाब, जो आज का मुकत्सर है, उसमें हुआ। इस युद्ध में 40 सिख वीर गति को प्राप्त हुए, पर उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। माई भागो स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हुई, किंतु उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने इन वीरों के त्याग को स्वीकार किया और उन्हें 40 मुक्ते कहा, अर्थात वे जिन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। गुरु जी ने माई भागो के साहस से प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ रहने का सम्मान दिया। ये सिख इतिहास में स्त्री सम्मान की अत्यंत महत्वपूर्ण मिसाल है। जीवन के उत्तर काल में माई भागो ने एक त्यागी और साधनात्मक जीवन अपनाया। वे निडर योद्धा से आध्यात्मिक साधिका बनी। ये परिवर्तन उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। माई भागो का ऐतिहासिक महत्व केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। वे सिख दर्शन की उस मूल सिद्धांत को साकार करती हैं जिसमें नारी पुरुष समानता, कर्तव्य बोध और नैतिक साहस को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वे ये सिद्ध करती हैं कि वीरता लिंग की मोहताज नहीं और नेतृत्व वही है जो संकट में पथ दिखाए। अब हम बढ़ते हैं पंजाब के इतिहास की एक राजनीतिक अध्याय की ओर, जहां नारी तलवार नहीं दूरदृष्टि बनकर खड़ी हुई। ये नाम है रानी जिंदा कौर। महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात जब सिख साम्राज्य आंतरिक षड्यंत्रों और अंग्रेजी हस्तक्षेप से जूझ रहा था, तब रानी जिंदा कौर राज्य की संरक्षिका बनी। रानी जिंदा कौर सिख साम्राज्य के इतिहास में राजनीतिक साहस, नारी स्वाभिमान और औपनिवेशिक प्रतिरोध की अद्वितीय प्रतीक हैं। वे केवल महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनके पश्चात कमजोर पड़ते साम्राज्य में राज्य की वास्तविक संरक्षिका के रूप में उभरी। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष और आत्मसम्मान की रक्षा में भी प्रकट होता है। रानी जिंदा कौर का जन्म 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। वे महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी थीं और उनके पुत्र दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा बने। महाराजा रणजीत सिंह के देहांत 1839 के बाद पंजाब राजनीतिक षड्यंत्रों, दरबारी कलह और अंग्रेजी दखल का केंद्र बन गया। इसी अस्थिर वातावरण में रानी जिंदा कौर ने माता और शासिका दोनों की भूमिकाएं निभाई। ये वो समय था
जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर नियंत्रण पाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। रानी जिंदा कौर ने खुले तौर पे अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया, सिख सेना के मनोबल को बनाए रखा और दरबार में विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध दृढ़ स्वर उठाया। इसी कारण से अंग्रेज अधिकारी उन्हें पंजाब की सबसे खतरनाक स्त्री कहने लगे। 1845-46 के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रानी जिंदा कौर की शक्ति सीमित करने का प्रयास किया। उन्हें पहले लाहौर के शीश महल में नजरबंद किया गया और बाद में पदच्युत कर दिया गया, किंतु रानी ने समर्पण नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्रों का सामना किया और अंततः 1847 में उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा। उनके पुत्र दिलीप सिंह को उनसे अलग कर इंग्लैंड भेज दिया गया। ये औपनिवेशिक नीति का सबसे क्रूर अध्याय था, जिसने मातृत्व और सत्ता दोनों पर प्रहार किया। निर्वासन के वर्षों में रानी जिंदा कौर ने असाधारण साहस दिखाया। वे साधारण वेश में भेष बदलकर जेल से निकलीं और नेपाल पहुंची, जहां कई वर्षों तक कठिन जीवन बिताया। ये पलायन केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध नारी प्रतिरोध का प्रतीक था। वर्षों बाद उन्हें अपने पुत्र दिलीप सिंह से मिलने का अवसर मिला। ये मिलन भावनात्मक था, परंतु सत्ता विहीन। रानी जिंदा कौर का ऐतिहासिक महत्व बहुआयामी है। वे राजनीतिक वीरांगना, संघर्षशील माता और स्वाभिमानी शासिका तीनों रूपों में स्मरणीय हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि नारी नेतृत्व केवल परंपरा का पालन नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सत्ता से टकराने का साहस भी रखता है। पंजाब की वीरांगनाओं में उनका स्थान इसलिए विशिष्ट है कि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। भारतीय इतिहास में रानी जिंदा कौर वो स्वर है जो ये घोषणा करता है कि जब राष्ट्र की अस्मिता संकट में हो, तब एक स्त्री भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय चेतना का अमिट स्रोत है। स्वतंत्रता संग्राम के युग में एक और पंजाब का साहसी नाम उभरता है, गुलाब कौर। गदर आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक क्रांतिकारी अध्याय था और गुलाब कौर इस अध्याय की एक निडर स्त्री पात्र थीं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि स्त्री केवल प्रेरणा नहीं, क्रांति की वाहक भी हो सकती है। वे पंजाब की उन वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि खुले संघर्ष में भूमिका निभाई। गुलाब कौर का जन्म पंजाब में हुआ और उनका प्रारंभिक जीवन साधारण था, किंतु राष्ट्रीय अपमान और औपनिवेशिक शोषण ने उनके भीतर विद्रोह की ज्वाला जगा दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब बड़ी संख्या में भारतीय युवा विदेशों में रहकर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित हो रहे थे, तब गदर पार्टी ने क्रांतिकारी चेतना को नई दिशा दी। गुलाब कौर इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ी। ये उस समय असाधारण था क्योंकि महिलाओं की सार्वजनिक राजनीतिक भागीदारी सीमित मानी जाती थी। गदर आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। गुलाब कौर ने इस लक्ष्य के लिए गुप्त संदेशों का आदान प्रदान, क्रांतिकारियों को आश्रय और रसद उपलब्ध कराना तथा जन जागरण जैसे जोखिमपूर्ण कार्य किए। वे अक्सर भेष बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती, जिससे अंग्रेजी गुप्तचर उन्हें पहचान न सके। ये कार्य उतना ही खतरनाक था जितना हथियार उठाना, क्योंकि पकड़े जाने पर कठोर दंड निश्चित था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर आंदोलन ने भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। इस दौर में गुलाब कौर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया और पंजाब में आंदोलन को जीवित रखने में योगदान दिया। अंग्रेजी सरकार की निगाहें उन पर पड़ी। पूछताछ, निगरानी और भय सब कुछ सहते हुए भी वो डिगी नहीं। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक बंधनों से भी था। उस युग में स्त्री का घर से बाहर निकलकर क्रांति में भाग लेना सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देना था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि नारी शक्ति केवल करुणा नहीं, बल्कि क्रांति का भी आधार बन सकती है। उनके साहस ने अनेक युवतियों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा दी। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद गुलाब कौर जैसी अनेक क्रांतिकारी स्त्रियां इतिहास की मुख्य धारा में अपेक्षित स्थान नहीं पा सकीं, परंतु उनका योगदान अमूल्य है। आज जब हम स्वतंत्रता के इतिहास को समग्र दृष्टि से देखते हैं, तो गुलाब कौर का नाम गदर आंदोलन की नारी चेतना के रूप में उभरता है।
आइए अब स्मरण करते हैं एक अपेक्षाकृत कम चर्चित परंतु महत्वपूर्ण वीरांगना रानी राजकौर। रानी राजकौर पंजाब के इतिहास की उन वीरांगनाओं में आती हैं जिनका नाम मुख्य धारा के इतिहास में अपेक्षाकृत कम मिलता है, किंतु जिनका योगदान राजनीतिक प्रतिरोध, स्थानीय नेतृत्व और स्वाभिमानपूर्ण संघर्ष के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे उस वर्ग की प्रतिनिधि थीं जहां स्त्रियां प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय रणनीति, संरक्षण और संगठन के माध्यम से इतिहास को दिशा देती थीं। 19वीं शताब्दी का पंजाब निरंतर उथल-पुथल का क्षेत्र था। महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात सिख साम्राज्य का विघटन, आंतरिक षड्यंत्र और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती दखल, इन सब के बीच अनेक स्थानीय रियासतों और जागीरों की रानियों ने सत्ता संरक्षण और प्रतिरोध की भूमिका निभाई। रानी राजकौर इसी ऐतिहासिक संदर्भ में उभरती हैं। वे एक कुलीन परिवार से संबंध थी और उन्हें प्रशासन, कूटनीति तथा सैन्य संगठन की समझ थी। जब अंग्रेजों ने पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करनी प्रारंभ की, तब उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थानीय विद्रोहियों और असंतुष्ट सैनिकों को संरक्षण दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय पंजाब औपनिवेशिक शासन के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र था। अंग्रेजों को आशंका थी कि यदि पंजाब में व्यापक विद्रोह फैल गया तो उनका शासन डगमगा जाएगा। इसी कारण से उन्होंने स्थानीय शासिकाओं और प्रभावशाली स्त्रियों पर कड़ी नजर और निगरानी रखी। रानी राजकौर उन व्यक्तित्वों में थीं जिन पर अंग्रेज अधिकारियों को संदेह था कि वे गुप्त रूप से विद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। उनका संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध से अधिक राजनीतिक और नैतिक था। उन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी आदेशों के प्रति मौन असहमति, कर वसूली में सहयोग न करना और भारतीय परंपराओं व स्वशासन की रक्षा जैसे उपाय अपनाए। ये वो मौन प्रतिरोध था जो इतिहास में कम दर्ज होता है, किंतु शासन के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने स्त्री सम्मान और नेतृत्व की परंपरा को जीवित रखा। उस समय जब औपनिवेशिक सत्ता स्त्रियों को सामाजिक रूप से हाशिए पर रखना चाहती थी, रानी राजकौर ने यह सिद्ध किया कि नारी केवल सत्ता की उपभोक्ता नहीं बल्कि सत्ता की संरक्षिका और चुनौतीकर्ता भी हो सकती है। आज जब हम इतिहास की इन वीरांगनाओं का स्मरण करते हैं तो वो केवल अतीत की कथा नहीं रहती, ये वर्तमान के लिए प्रश्न बन जाती है। माई भागो हमें सिखाती हैं कि संकट के समय नेतृत्व वही करता है जो आत्मबल जगाना जानता है। रानी जिंदा कौर ये याद दिलाती हैं कि राजनीतिक संघर्ष तलवार से नहीं स्वाभिमान से जीता जाता है। गुलाब कौर ये प्रमाणित करती हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल रणभूमि में नहीं, हर उस स्थान पर लड़ी जाती है जहां भय के विरुद्ध साहस खड़ा होता है। और रानी राजकौर हमें ये बताती हैं कि मौन भी प्रतिरोध की भाषा हो सकता है। पंजाब की ये वीरांगनाएं इतिहास की परछाइयां नहीं हैं बल्कि वो उसकी दिशा है। वे ये घोषणा है कि भारतीय नारी परिस्थितियों की निर्माता रही है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये कोई आधुनिक नारा नहीं है, ये हमारी सभ्यता की चेतना है। यदि इतिहास को केवल पढ़ा जाए तो वो अतीत बनता है, परंतु यदि उसे समझा जाए तो वो भविष्य को गढ़ता है। तो आज इस वार्ता के माध्यम से यदि हम इन वीरांगनाओं की चेतना को अपने वर्तमान से जोड़ सकें तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। और देखो सोनिका, नारी देखो परंपराओं को निभाने के साथ साथ करुणा ही नहीं क्रांति भी कर सकती है और स्त्री भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। और अभी हमने सुनी जानकारी मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोनी से, यह वार्ता भारतीय इतिहास में पंजाब की वीरांगनाएं। तो कैसी लगी जानकारी सखियों, हमें पत्र और ईमेल के जरिए जरूर बताइएगा। भाई हमारी सखियां पत्र और ईमेल बिल्कुल करेंगी, लेकिन साथ साथ अगर धमाकेदार गीत हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल।